सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वोमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये लैंड रिफॉर्म्स से जुड़े हुए जजमेंट्स की सीरीज़ का एक जजमेंट है, जिसमें हम शंकरी प्रसाद का केस जो कि पहली अमेंडमेंट से शुरू हुआ, फिर सज्जन सिंह का केस, फिर गोलकनाथ का केस, फिर केशवानंद भारती का केस, उसके बाद का ये केस है। 1980 में इसका डिसीजन हुआ। ये केस केशवानंद भारती के बाद में जो महाराष्ट्र में कुछ लैंड रिफॉर्म से संबंधित बदलाव हुए उससे, और 44वें संविधान संशोधन जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा करके उसको केवल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, उसके बीच के समय का है। एक्चुअल में 1961 में महाराष्ट्र में लैंड सीलिंग एक्ट बना और उसमें जो है लैंड पे एक सीलिंग कर दी, लैंड होल्डिंग पे एक सीलिंग लगा दी कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते। और उस जो एक्ट था उसको 9th शेड्यूल में संविधान के डाल दिया गया 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि इसको इम्यूनिटी भी दे दी गई जुडिशियल इंटरफेरेंस या जुडिशियल रिव्यू से। ये हुआ 1967 के आसपास, और उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, जिसमें ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है और जो है पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी बदलाव संविधान में कर सकती है। 1975 और 76 में महाराष्ट्र जो लेजिस्लेचर था उसने कुछ और चेंजेस किए। महाराष्ट्र का जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसमें 3 अमेंडमेंट उसमें हुए, और उसके बाद जो अमेंडेड एक्ट था वो भी 40वें संविधान संशोधन के द्वारा 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इसके चलते जो है विठल राव उद्धव राव उत्तरावर ने नागपुर की जो बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच है उसमें केस डाला, और वहाँ पर उसका जो केस था वो सस्टेन नहीं किया और वो रिजेक्ट हो गया वहाँ से। और नागपुर की बेंच ने ये भी कहा कि जो ये एक्ट है ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है और इस समय इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए आप जो है अपना जो फंडामेंटल राइट 14 और 19 है वो भी सस्पेंडेड है, और इसके चलते आप जो है आपका जो चैलेंज है इस पर्टिकुलर एक्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स है उनको, वो सस्टेन नहीं करता है। उसके बाद जो है उसी केस से दत्तात्रेय गोविंद महाजन जो है सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया। ये जनवरी 1977 में इसका डिसीजन हुआ, डिसमिस हो गया। उस समय भी इमरजेंसी लगी हुई थी। कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी ख़त्म हो गई। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद फिर से कुछ नए ग्राउंड लेते हुए, क्योंकि इमरजेंसी टेन्योर में जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड थे तो उन बातों का ध्यान में रखते हुए नए ग्राउंड्स के साथ जो है इस केस को एक तरह से ये दत्तात्रेय गोविंद महाजन का जो डिसमिसल था उसका रिव्यू उन्होंने फाइल किया, और वो केस जो है वोमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के रूप में हम जानते हैं। इस केस को हम देखें तो मुख्य रूप से इसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें आर्टिकल 31 कैपिटल ए जोड़ा गया था, जिसमें कि जो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट वगैरह और लैंड्स का एक्विजिशन का प्रोविज़न उसमें डाला गया था, और उसके अलावा आर्टिकल 31 कैपिटल बी, जिससे कि जो वैलिडेशन ऑफ लॉ यानी कि 9th शेड्यूल का क्रिएशन जिसमें हुआ था, और जो उसमें डाल देने से जो कानूनों को इम्यूनिटी मिलती थी जुडिशियल रिव्यू से, वो दोनों चैलेंज किए। उसके साथ साथ जो है 31C उसको भी इसमें चैलेंज किया गया था। तो इसके जो चैलेंज थे 31A, 31B और 31C, इसके अलावा इन्होंने 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान
जो पार्लियामेंट का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल एक्सटेंड किया गया, उस 1 साल के दौरान ही 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो इनका कहना था कि पार्लियामेंट जो है ऐसी सिचुएशन में जब उसका कार्यकाल पूरा हो सकता है, इस तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। इस केस में 31A, 31B और 31C इन तीनों का ही अलग अलग ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बताया कि लैंड रिफॉर्म्स की कोर्ट में डिस्कस हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री क्या रही है, और जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था तब जवाहरलाल नेहरू के सामने क्या दिक्कतें थी और उन्होंने क्या बातें पार्लियामेंट में रखी थी उस समय देश का विजन और देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद क्योंकि जो 31A है उसका अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को बरकरार रखा है। वो शंकरी प्रसाद का केस हो, चाहे वो सज्जन सिंह का केस हो, चाहे वो केशवानंद भारती का केस हो, तो उसके हिसाब से ये माना गया कि आर्टिकल 31A कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अलावा 31B में भी जो प्रोटेक्शन था, वो जो प्रोटेक्शन इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी की उसमें खास करके बात जो है 1973 से पहले और 1973 के बाद, क्योंकि उसको केशवानंद भारती के केस में उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब वैलिड माना था। 31C को भी जो अनअमेंडेड फॉर्म में केशवानंद भारती के केस में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था। तो इन तीनों में ऐसे कुछ नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो 1973 का केशवानंद भारती केस है उसके बाद से कोई भी 9th शेड्यूल में अगर एक्ट डाले जाते हैं और ऐसा सोचते हुए डाले जाते हैं कि इसको इम्यूनिटी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होंगे, वॉइड होंगे। लेकिन अगर वो केवल फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन रहेगा। तो सबसे मेन बात इसमें यही थी कि जो डेडलाइन जो थी केशवानंद भारती, उसके हिसाब से ये कर दिया गया कि जो पहले के केसेस हैं, पहले के जो एक्ट्स जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, उनका जो है कोई भी रिव्यू नहीं हो सकता, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको नहीं लाया जा सकता, वो उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। लेकिन केशवानंद भारती के बाद यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो एक्ट उस 9th शेड्यूल में डाले जा रहे हैं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि 40th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सही है और उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। ये था वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस।